नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ये लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं के जो संविधान संशोधन किए गए हैं, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसमें मुख्य रूप से आज 73वें संविधान संशोधन की और इनका क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ, यानी संशोधन तक कैसे पहुँचे संविधान लागू होने से लेकर 1992, 93, 94 तक, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। भारत सरकार है वो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें क्या होता है, एक होता है केंद्र सरकार और उसमें कुछ इकाइयाँ उसकी सरकारें जैसे राज्य सरकारें शामिल होती हैं। उसके बाद में स्थानीय स्तर पर विकास के कार्य न होने की वजह से, क्योंकि बड़ा देश है, राज्य भी पूरा स्थानीय स्तर तक सत्ता का जो बंटवारा करना चाहें या कार्यों का बंटवारा करना चाहें वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से स्थानीय स्तर पर गांवों के विकास के लिए और शहरों के विकास के लिए स्थानीय शासन की शुरुआत की गई। स्थानीय शासन की शुरुआत की गई। मुख्य रूप से भारत एक ऐसा देश है जिसमें ये लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के तहत 3 प्रकार की सरकारें बनाई गई हैं। 3 प्रकार की सरकारें कौन सी हैं? सबसे पहले देखें लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से हुआ है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब यानी जो लोकतंत्र के द्वारा जो शक्ति दी जाती है वो एक ही जगह केंद्रित न होकर अलग अलग समूह व्यक्तियों के पास में रहना लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले केंद्र सरकार है, सबसे ऊपर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं जिसको। केंद्र सरकार में मुख्य जो शक्ति होती है वो होती है प्रधानमंत्री के पास में। औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन व्यावहारिक शक्ति प्रधानमंत्री के पास में होती है, और जनता के द्वारा जो इलेक्टेड सदस्य होते हैं वो संसद के रूप में वहाँ पर रहते हैं। संसद में लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, राष्ट्रपति है, ये सभी इसमें सहायक होते हैं। उसके बाद में दूसरे स्तर की ये सरकार होती है, वो होती है राज्य सरकार। दूसरे नंबर पर सरकार आती है वो होती है राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश की एक। उसके बाद में देश बड़ा होने की वजह से देश को कई छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, जिनको हम राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांट रखा है। उसकी सरकारों को बोल रहे हैं हम राज्य सरकार। राज्य सरकार में मुख्य होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होता है। ये सत्ता मुख्यमंत्री संभालते हैं, और प्रधानमंत्री लेवल पे जो कार्य होते हैं वो अलग डिवाइड किए होते हैं। मुख्यमंत्री यानी राज्य स्तर पर कार्य अलग डिवाइड किए होते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के तहत। इसमें मुख्य होता है विधानमंडल, जनता के जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो विधानमंडल में होते हैं, और मुख्य सत्ता संभालते हैं वो मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की सहायता से संभालते हैं। अब तीसरा स्तर और बना दिया स्थानीय लेवल पर, जिसको बोलते हैं स्थानीय शासन। ये व्यवस्था इंडिया में है। 3 तरह की सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में गांवों के लिए बांट रखी है पंचायतें, और शहरों के लिए डिवाइड कर रखा है नगरपालिकाएं। यानी गांव में जो स्थानीय लेवल की, जैसे नाली की समस्या है, कोई छोटी मोटी सड़क की समस्या है, गांव के लेवल पर जो समस्याएं होती हैं वो केंद्र की सरकार सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ तक ये स्थानीय समस्याएं पहुँच ही नहीं पाती हैं। तो इसके लिए बना दिए गए हैं पंचायतें, और शहरों में स्थानीय स्तर पर शासन के लिए बना दी गई हैं नगरपालिकाएं। भारत एकमात्र देश है जिसमें 3 सरकारें हैं, और तीनों ही संवैधानिक सरकारें हैं। संविधान के अंतर्गत तीनों का ही वर्णन किया गया है। पंचायतों में भी डिवाइड कर रखा है अपन ने। पंचायतों में भी 3 स्तर बना दिए गए हैं। जिले स्तर पर जिला परिषद है, फिर पंचायत समिति है ब्लॉक स्तर पर, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है। नगर पालिकाओं के भी अलग अलग डिवाइडेशन कर रखे हैं। छोटी नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद हैं, नगर निगम है। इस प्रकार से यानी
जो सत्ता होती है वो एक जगह केंद्रित न होकर उसका अलग अलग जगह के ऊपर डिवाइडेशन कर रखा है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वराज शासन के तहत पंचायतों का विकास किस प्रकार से हुआ है और इसमें क्या क्या किया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्थानीय शासन। स्थानीय शासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय शुरू की गई थी 1882 में। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, उनके समय स्थानीय स्वराज शासन की शुरुआत की गई थी। इस वजह से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वराज शासन का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद में इसके संवैधानिक विकास की बात करें तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसके अंदर भी स्थानीय शासन की शुरुआत के संविधान इसमें अधिनियम में इसका उपबंध किया गया था। अब देश आज़ाद होने के बाद में क्या क्या किया गया है उसके विकास की हम बात करें तो सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान लिखा गया। तो संविधान में गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई। तो जो हमारा DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आर्टिकल जो 40 दे रखा है, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 दिया हुआ है, उसमें इसका प्रावधान कर दिया गया कि राज्य सरकारें हैं वो ग्राम पंचायतों यानी स्थानीय शासन के तहत ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। उसके बाद में ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय होने के कारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चाएं होने लगी। तो सबसे पहले KM मुंशी समिति का गठन किया गया। एक बार KM मुंशी समिति के गठन के तहत KM मुंशी समिति ने सिफारिश की कि गांव के विकास के लिए एक कोई कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। तो इसके तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 से शुरू किया गया। इसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब यह क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस समिति के सिफारिश पर की गई? तो KM मुंशी समिति की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत स्थानीय स्तर पर गांवों की समस्याओं के समाधान के लिए बजट की व्यवस्था की गई और अधिकारी लगा दिए गए। उसके बाद में एक कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा नामक एक प्रोग्राम और चलाया गया 1953 में इस समिति के सिफारिश के ऊपर। अब दोनों प्रोग्राम चल रहे थे लेकिन ग्रामीण लेवल पे यानी स्थानीय स्तर पर कोई विकास नहीं हो रहा था। तो इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए, उसकी समीक्षा के लिए और ग्रामीण स्तर पर विकास हो सके इसके लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे। इस वजह से इस समिति का नाम रख दिया गया बलवंत राय मेहता समिति और इसका गठन किया गया 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कर दिया 1957 में। क्यों? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा था इसकी समीक्षा करने के लिए कि ये प्रोग्राम सफल हुआ है या कितना सफल हुआ इसके बारे में, और इसके बाद में स्थानीय स्तर पर ये विकास कार्य किस प्रकार से किए जा सकें, इसके लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो क्या किया, इस समिति की जब रिपोर्ट आई तो उनमें पाया गया कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये पूर्णतया भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया था। यानी स्थानीय स्तर पर कोई विकास हुआ ही नहीं। इनके जो अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए थे विकास केवल उन्हीं का हुआ, यानी पूर्णतया भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। जो रुपए थे, जो भी बजट आया वो स्थानीय स्तर पर पहुंचा ही नहीं, ऊपरी लेवल पर ही साफ कर दिया गया। सड़कों की नालियों की बात की गई लेकिन बनाई कहीं पर भी नहीं गई, केवल कागजों में बना के छोड़ दी गई। तो इस प्रकार से बलवंत राय मेहता समिति ने पाया कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो पूर्णतया एक असफल कार्यक्रम है। इसके लिए अब ये कार्यक्रम इस प्रकार से नहीं चलाए जा सकते क्योंकि अधिकारी अपने स्तर पर योजना बना लेते हैं और वहीं योजनाओं को खा जाते हैं।
स्थानीय स्तर पर उस चीज़ों का विकास होता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि जनता की भागीदारी होनी चाहिए। जो बजट आता है उसका पता होना चाहिए जनता को कि कितना बजट आया है, किस कार्य के लिए आया है। इसके लिए इन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, और ये था बलवंत राय मेहता समिति। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया, तो ये होगा के एम मुंशी समिति। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर मुख्य रूप से बनते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 2 अक्टूबर 1952 को। ये इस पेज में आप 3 क्वेश्चन देख सकते हो। अब आगे आता है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन की बात की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज कौन सा होता है? सबसे पहले आता है जिला स्तर। जिला स्तर पर क्या गठन किया जाना चाहिए? जिला परिषद। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश थी। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, या इसको मंडल स्तर भी बोल सकते हैं, मंडल स्तर पर क्या गठित किया जाना चाहिए? मंडल स्तर पर किया जाना चाहिए पंचायत समिति। और ग्राम स्तर पर क्या किया जाना चाहिए, यानी गांव के लेवल पर क्या किया जाना चाहिए? गांव के लेवल पर गठन किया जाना चाहिए ग्राम पंचायत का। ये इनकी सिफारिश थी। इन्होंने बताया कि जब तक जनता की सहभागिता नहीं होगी, जनता की भागीदारी नहीं होगी, तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकारी अपने स्तर पर ही विकास कर लेते हैं। ग्रामीण स्तर पर यदि विकास करना है तो आपको इस प्रकार से ग्राम पंचायतों का गठन करना जरूरी है। किस प्रकार से किया जाए, तो ग्राम पंचायतों का जो गठन किया है वो 3 स्तर पर किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए, पंचायत या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाना चाहिए, और गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। इसकी सिफारिश को ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा मान लिया गया, और 2 अक्टूबर, कभी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, राजस्थान के नागौर जिले में ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया। गांव का नाम था बगदरी गांव में। बगदरी गांव में ग्राम पंचायत का गठन किया गया, उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन कर दिया गया। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव है, वहां पर। उस समय यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। अब ग्राम पंचायतों का गठन कब से शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 से। तो यानी राजस्थान इन ग्राम पंचायतों का गठन करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में इसके यानी 11 अक्टूबर के लगभग आंध्र प्रदेश में पंचायत राज की शुरुआत कर दी गई। तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायत राज की शुरुआत की गई है। कब की गई है? 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ से शुरू की गई? नागौर जिले से। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब आगे बात करते हैं, ये किस समिति की सिफारिश के ऊपर लागू की गई थी? ये थे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। चलो, उसके बाद में पंचायतों पर कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया, और सरकार चेंज हुई 1977 में। जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने ध्यान दिया और एक समिति बनाई। कौन सी समिति बनाई? अशोक मेहता समिति। उन्नीस सौ 77 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, क्योंकि सरकार चेंज होती है तो कुछ नया तो सोचने का करने की विचार आता है। तो अशोक मेहता समिति गठित की गई। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट दी गई इनको के द्वारा। तो उन्होंने सिफारिश की कि
जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है उसकी जगह पे द्विस्तरीय पंचायती राज का गठन किया जाना चाहिए। द्विस्तरीय कौन कौन सा? जिला स्तर पर तो होना चाहिए जिला परिषद, जिला स्तर पर तो जिला परिषद ठीक है। अब एकमात्र इसी समिति के द्वारा दो स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की गई है, बाकी में नहीं की गई है। द्विस्तरीय पंचायती राज जिला स्तर पर जिला परिषद की और ब्लॉक स्तर पर यानी लगभग 15,000 से 20,000 वोटर्स पे ब्लॉक पंचायत की गठन किया जाना चाहिए, यानी मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। यानी दो स्तर होने चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए और 15-20,000 वोटरों पर मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। यह सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। अब यह सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, 1780 में एक कंप्लीट हो गई, तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा विकास यानी संविधान की तरफ से कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सका इसमें। उसके बाद में अगली समिति बनाई थी GV राव समिति। 1985 में। आजकल ज़्यादा क्वेश्चन इन समितियों से पूछे जाने लग गए हैं। पहले तो केवल ये मोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, आर्टिकल से संबंधित पूछ लिया जाता, कौन से आर्टिकल में पंचायत का गठन किया गया है, कौन से भाग में किया गया है। अब आजकल इनमें से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इस वजह से ये पहले करवाया जा रहा है। GV राव समिति का गठन किया गया और इसमें सिफारिश की गई जिला स्तर पर जो जिला परिषद होती है उसको मुख्य कार्यकारी इकाई बनाया जाना चाहिए और जिला लेवल पर ये इसके व्यवस्था के लिए जिला विकास आयुक्त का भी पद का सृजन किया जाना चाहिए। उसके बाद में अगली समिति LM सिंघवी समिति। अगली समिति है LM सिंघवी समिति। 1986 में इसका गठन किया गया। इस समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। LM सिंघवी समिति के द्वारा सिफारिश की गई कि जो पंचायती राज या स्थानीय शासन है इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, यानी संविधान में इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए कि सभी राज्यों में पंचायतों का गठन किया जाए और इसका निश्चित समय पर चुनाव करवाया जाए। संविधान में ये उपबंध होगा तभी चुनाव हो पाएंगे। पहले है संवैधानिक व्यवस्था की जानी चाहिए कि इन सभी को संविधान में शामिल करें। जिस प्रकार से राज्य सरकारें संविधान में शामिल हैं उसी प्रकार से स्थानीय शासन को भी संविधान में शामिल करें, जिससे ये इनका विकास अच्छे तरीके से होगा। चुनाव समय पर करवाए जाने चाहिए। अब होता क्या था कि एक बार चुनाव करवा दिए जाते थे कई 5 साल के लिए, उसके बाद में 10-15 साल तक चुनाव होते ही नहीं थे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चुनाव की व्यवस्था कर रखी थी। इस वजह से ये चुनाव कई बार होते कई बार नहीं होते, तो इन्होंने सिफारिश की कि चुनाव भी समय पर किए जाने चाहिए और इनकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत की जानी चाहिए। वित्तीय स्थिति कैसे मजबूत करनी चाहिए कि इनके पास में पैसे कहाँ से आएंगे, विकास कार्य के लिए वित्त धन कहाँ से आएगा, तो इसकी भी समिति के द्वारा सिफारिश की गई कि वित्त की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। अगली समिति PK थुंगल समिति। PK थुंगल समिति के द्वारा, ये समितियां याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में एक या जो क्वेश्चन आता है पंचायतों में से 1 या 2, उसमें 1% तो इन समितियों में से ही आ जाता है, तो इसका विशेष रूप से याद करें। अपने कौन कौन सी समितियों की चर्चा के लिए देख लें। वो सबसे पहले समिति आई थी KM मुंशी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद में इसमें नहीं दे रखा है समिति। अगला अशोक मेहता समिति, ये है द्विस्तरीय पंचायत राज के गठन के बारे में। GV राव समिति और LM सिंघवी समिति और उसके बाद में थुंगल समिति। अब थुंगल समिति के द्वारा विशेष रूप से जोर दिया गया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कौन सा दर्जा दिया जाए? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जा किस प्रकार से? संविधान में इनको शामिल किया जाए। इसके लिए राजीव गांधी सरकार ने
पंचायतों के गठन के लिए 64 और 65वां संविधान संशोधन रखा गया संसद के सामने, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। ये प्रथम प्रयास था राजीव गांधी के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए प्रयास किया गया, जो प्रयास असफल रहा। उसके बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 है। ये संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यह है पंचायतों के लिए 73वां संविधान। तेहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यह है पंचायतों के गठन से संबंधित। इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को संविधान में संशोधन करके इसको लागू कर दिया गया। अब संविधान में क्या क्या संशोधन किए गए उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लें। संविधान संशोधन के तहत 73वें संविधान संशोधन, 74वें की भी बात करेंगे, वो बाद में करेंगे, पहले 73वें की बात कर लें। इस संविधान संशोधन के तहत संविधान का भाग है 9वां, भाग 9 जोड़ दिया गया। तो भाग 9 तो पहले ही था, जोड़ क्या दिया गया। हुआ क्या कि जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में, तो उस समय चेंज कर दिया गया था। भाग 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भाग हैं। 9वें भाग तक की बात कर लें। ये भाग थे। ये भाग किस प्रकार से थे? इनमें केंद्र सरकार का गठन था, इसमें राज्य सरकार। अब राज्य सरकार उस टाइम 1956 से पहले राज्य 4 भागों में डिवाइड किए हुए थे। ए राज्य का गठन, बी, सी और डी। इस प्रकार से 6ठे में ए राज्य, 7वें बी राज्यों का, सी में, 8वें सी राज्यों का और 9वें भाग में डी राज्यों के गठन की सरकारों की चर्चा कर रखी थी। तो 7वां संविधान ये भाग था वो भी डिलीट हो गया था और 9वां भाग था वो भी 1956 में डिलीट कर दिया गया। 7वां भाग तो आज भी डिलीट है, लेकिन 9वें भाग को दोबारा से शुरू कर दिया गया। कब? 73वें संविधान संशोधन के तहत। अब 73वां संविधान संशोधन में 243 से लेकर आर्टिकल जोड़ दिए। 243वां आर्टिकल था, उसके बाद में 243 से लेकर 243 ए, बी, सी, डी, इस प्रकार से 243 ओ तक आर्टिकल जोड़ दिए गए। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत। यानी ए से लेकर ओ 15 तो ये हो गए, एक खुद 243 यानी 16 अनुच्छेद जोड़ दिए गए। 73वां संविधान संशोधन के तहत भाग 9 में 243 से लेकर 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़ दिए गए। इसके साथ में 11वीं अनुसूची भी जोड़ दी गई। 11वीं अनुसूची में क्या है कि पंचायतों के तहत जो 29 कार्य सौंपे गए पंचायतों को, उनकी लिस्ट है 11वें इस अनुसूची में। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़े गए और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसके अंतर्गत 29 विषय जोड़े गए। यह है इस संविधान संशोधन के तहत। अब इन आर्टिकल्स में क्या क्या है उनके बारे में थोड़ा हम परिचय कर लेते हैं। यानी 243 ए, बी, सी, डी, ई, इनमें किन चीज़ों का वर्णन किया गया है उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लें। अनुच्छेद 243 की बात कर लें हम, तो अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 243 के तहत क्या दिया गया है? परिभाषाएं दे रखी हैं। परिभाषाएं किस चीज़ की परिभाषाएं दे रखी हैं कि इनमें जो कुछ शब्द आएंगे, जैसे जिला आएगा, जिला क्या होता है इसकी परिभाषा दे रखी है कि यानी जो राज्यों में जिलों को नाम दे रखे हैं वही जिला इसमें माना जाएगा। मध्यवर्ती स्तर है, ग्राम सभा है, इन सभी का वर्णन इसमें किया गया है। उसके बाद में अगला अनुच्छेद आता है 243 ए। 243 ए में ग्राम सभा की शक्तियों का किया गया है। ग्राम सभा की शक्तियां
कि ग्राम सभा के पास में क्या क्या पावर होंगे। ग्राम सभा की परिभाषा आर्टिकल 243 में दिए हुए है। ग्राम सभा कैसे बनती है, तो ग्राम सभा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखें। ग्राम सभा होती क्या है? ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है। अपनी जो ग्राम पंचायत होती है, एक तो होता है ग्राम यानी गांव, और एक होता है ग्राम पंचायत। गांव अलग होता है, ग्राम पंचायत अलग होता है। ग्राम पंचायत और गांव में क्या डिफरेंस होता है? एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत ज़्यादा गांव भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही गांव हो। ग्राम पंचायत में 1, 2, 3 गांव भी हो सकते हैं, जबकि गांव अलग है। तो ग्राम सभा में जो ग्राम पंचायत होता है, उस ग्राम पंचायत के जितने भी मतदाता होते हैं, ग्राम पंचायत के गांव के मतदाता नहीं। एक गांव में जैसे एक ग्राम पंचायत 3 गांव है तो 3 ग्राम सभा नहीं बनेगी, वहाँ एक ही ग्राम सभा बनेगी। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? जो उस ग्राम पंचायत के मतदाता होते हैं, यानी जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है। ग्राम सभा में पूरे गांव की जनसंख्या शामिल नहीं होती है कि छोटे बड़े सब शामिल हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। यानी ग्राम पंचायत में जो भी मतदाता होते हैं, मतदाता कौन सा होता है? मतदाता होता है 18 वर्ष या उससे बड़ी आयु का। ग्राम पंचायत के जितने भी मतदाता होते हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये हो गए ग्राम सभा के सदस्य। अब एक ग्राम पंचायत में मान लीजिए 3000 वोटर हैं, तो उस ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या हो गई 3000। एक ग्राम पंचायत में मान लीजिए वोटरों की संख्या 2000 है या 4000 है, तो ग्राम पंचायत के ये ग्राम सभा की सदस्य संख्या भी वही हो जाएगी। अब इसकी बैठक किस प्रकार से करवाई जाती है? तो ग्राम पंचायत की बैठक होती है, वर्ष में 4 बार करवा ली जाती है राजस्थान में। जैसे एक बार होती है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 1 मई मजदूर दिवस। यानी ये 4 तारीखें हैं, इनके 15 दिन के भीतर, ये जो 4 तारीखें दे रखी हैं, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, 1 मई है, इनके 15 दिन के भीतर इसकी बैठक होना जरूरी होता है। किसकी? ग्राम सभा की बैठक। अब ग्राम सभा की बैठक कब चलेगी? इसका कोरम यानी गणपूर्ति। गणपूर्ति होती है 1/10 सदस्य। 1/10 सदस्य का मतलब 10% व्यक्ति उपस्थित होने पर ही ग्राम सभा की मीटिंग शुरू होगी। अब कई बार अपने यहाँ गाँव में तो स्थिति ये बन गई है कि ग्राम सभा की मीटिंग केवल खानापूर्ति रह गई है, सक्रिय होते भाग लेते नहीं है गांव के लोग। इसी वजह से भ्रष्टाचार ज़्यादा फैलता है। ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार फैलने का मुख्य कारण यही है कि ग्राम सभा की बैठक ढंग से नहीं होती है, केवल खानापूर्ति होती है। अब गणपूर्ति होता है 1/10 सदस्य, और इसका अध्यक्ष, किसका अध्यक्ष? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष। ये ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करेगा सबसे पहले, यदि सरपंच उपस्थित है तो सरपंच। यदि सरपंच उपस्थित है तो ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच करेगा। यदि किसी कारण से ग्राम सभा की बैठक में सरपंच उपस्थित नहीं है तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करेगा उप सरपंच। अध्यक्षता कौन करेगा? उप सरपंच। बाई चांस उप सरपंच भी ना हो तो कौन होगा? जो उपस्थित होते हैं वो अपने में से उपस्थित लोग होते हैं। यदि सरपंच और उप सरपंच उस समय उपस्थित नहीं है तो उपस्थित लोग अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लेंगे उस बैठक की अध्यक्षता के लिए। तो ये होगा इसका अध्यक्ष की बात। यह ग्राम पंचायत, ये ग्राम सभा की बात। अब ग्राम सभा के पास में शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो मुख्य रूप से तो शक्ति ये होती है कि जो ग्राम की जो विकास की योजनाएं हैं वो बनाना मुख्य इसका काम होता है। क्रियान्वयन के बारे में भी बताते हैं, लेकिन क्रियान्वयन तो मुख्य रूप से ग्राम पंचायत करती है, यानी सरपंच करते हैं। वो तो ग्राम सभा का मुख्य काम तो ये योजनाओं को बनाना होता है। क्रियान्वयन भी लिख रखा है, लेकिन क्रियान्वयन तो सरपंच यानी सदस्य के द्वारा, ये ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। इनके पास में शक्तियाँ कौन सी होती हैं? शक्तियाँ वो शक्तियाँ होती हैं जो राज्य सरकार इनको देती हैं। समय समय पर इनकी शक्तियाँ बढ़ाई या घटाई जाती रहती हैं। तो ग्राम सभा के पास में शक्तियाँ 243 एक के तहत दे रखी है। ये हो गई ग्राम सभा की शक्तियों की बातें। ग्राम सभा क्या होती है?
ग्राम सभा होती है, ग्राम के जो मतदाता होते हैं, ये ग्राम पंचायत के जो सभी वोटर होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच करेगा। सरपंच उपस्थित नहीं है तो उप सरपंच भी नहीं है तो अपने में से किसी एक को इलेक्ट कर लेंगे उपस्थित जो होते हैं। मिनिमम कितने उपस्थित होने चाहिए? गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? यानी गणपूर्ति वो संख्या होती है कि उतने सदस्य आने पर ही मीटिंग शुरुआत की जाएगी, उससे पहले शुरू नहीं की जा सकती है। तो गणपूर्ति होगी 1/10 सदस्य। 1/10 सदस्य का मतलब 10%। 18 वर्ष के वोटर होते हैं वो सभी इसके सदस्य होते हैं। कब कब होती है बैठक? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई, इनके 15 दिन के भीतर इसकी बैठक होनी चाहिए। ये दे रखा है। अगला आता है 243B। इस 243B में क्या दे रखा है? 243B का है कि जो भी ग्राम पंचायतें इसमें पंचायतों के स्तर की बात कर रखी है। जैसे जिला स्तर पर जिला परिषद होगी, पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी, और ग्राम स्तर पर यानी गांव के लेवल पर क्या होगा? गांव के लेवल पर होगा ग्राम पंचायत। ये आर्टिकल 243B के अंतर्गत दिया हुआ है। उसके बाद में आता है 243C। इसमें संरचना के बारे में बात की गई है। संरचना किस प्रकार की होगी? 243C में इसकी संरचना जिला स्तर पर जिला परिषद की संरचना किस प्रकार से की जाएगी, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति की किस प्रकार से की जाएगी, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, इसमें इसके बारे में दे रखा है। जैसे जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा, वो 4 लाख की जनसंख्या पर होंगे, 17 सदस्य होंगे, इसके बारे में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त 1 लाख पर 2 और होते जाएंगे। पंचायत समिति में होते हैं वो 1 लाख जनसंख्या पर 15 सदस्य होते हैं, और प्रत्येक 15,000 पर 1 सदस्य और होता जाएगा। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में 3,000 की जनसंख्या पर 9 पंच होंगे, और उसके बाद में प्रत्येक 1,000 पर 2 पंच और बना दिए जाएंगे। साथ में इसमें दिया हुआ है कि जिला परिषद का जो जिला प्रमुख होता है वो प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं सदस्यों में से चुना जाएगा, और जो पंचायत समिति का सदस्य ये अध्यक्ष होता है, प्रधान जिसको बोलते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से इस सदस्यों में से चुना जाएगा। और सरपंच का चुनाव होता है वो राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रत्यक्ष रूप से चुनना चाहते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से चुनना चाहते हैं। इस प्रकार से अनुच्छेद C में इसके बारे में दिया हुआ है। अगला आर्टिकल 243D। इसमें आरक्षण की बात कर रखी है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति, जिला परिषद, इसमें आरक्षण कितना होगा। तो आरक्षण की बात करें तो आरक्षण दे रखा है इसमें SC और ST को। SC और ST को आरक्षण कितना होगा? वो होगा जनसंख्या के अनुपात में। जिस ग्राम पंचायत की जितनी प्रतिशत जनसंख्या होगी उतने प्रतिशत ही इनको आरक्षण रहेगा। मान लीजिए किसी गांव में 50% या 30% SC के लोग हैं तो उसके पद होंगे वो भी 30% SC के लोगों को ही मिलेंगे। उसके बाद में महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है। महिलाओं को 1 तिहाई आरक्षण होगा। कितना होगा? 1/3 आरक्षण होगा। सब कैटेगरियों में आरक्षण होगा। 1/3 आरक्षण SC में भी 1 तिहाई आरक्षण महिलाओं को होगा, ST में भी 1 तिहाई आरक्षण महिलाओं को होगा, और जनरल में भी 1 तिहाई आरक्षण महिलाओं का होगा। इसमें आरक्षण में OBC का आरक्षण, किसका आरक्षण? OBC आरक्षण ये नहीं दे रखा है।
ये आरक्षण कौन देता है? ये राज्य सरकारों पर छोड़ रखा है कि ओबीसी को कितना आरक्षण होगा, ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी राजस्थान में आरक्षण ओबीसी को कितना देना है वो राजस्थान की सरकार तय करेगी। ये मध्य प्रदेश में ओबीसी को कितना आरक्षण देना है ये मध्य प्रदेश की सरकार तय करेगी। इस प्रकार से आरक्षण का जो सिस्टम दे रखा है, SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण है। अब इसको 50% आरक्षण करने की योजना चल रही है, लेकिन अभी अमेंडमेंट नहीं किया गया, संविधान में संशोधन नहीं किया गया है कि महिलाओं को आरक्षण कितना दे दिया जाए, 50%। लेकिन कुछ राज्यों ने, लगभग 20 राज्यों ने अभी महिलाओं को 50% आरक्षण देना शुरू कर दिया गया है। उसके बाद में अगला आता है डी के बाद में ई। ई क्या बोल रहा है? ई में आता है कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना होगा? पंचायतों का, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद है, ब्लॉक स्तर पर ये पंचायत समिति है, इनका कार्यकाल कितना होगा इसके बारे में अनुच्छेद 243 ई के अंदर बता रखा है। कार्यकाल कितना होगा? इसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष। यदि कोई ये व्यवस्था इसके अंतर्गत समय से पहले भंग हो जाती है, या किसी व्यक्ति की, ये सदस्य की मृत्यु हो जाती है, या त्यागपत्र दे देते हैं, इस वजह से किसी कारण से यदि पद खाली हो जाता है, किसी भी कारण से यदि पद खाली होता है, तो उस पद को 6 माह के अंदर अंदर दोबारा से भरना जरूरी है। कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन किसी कारण से यदि पद खाली होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव दोबारा से होने चाहिए। जैसे किसी ग्राम पंचायत का सरपंच का पद खाली हो गया, तो अब सरपंच का जो चुनाव दोबारा होना है वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि चुनाव करवा ही नहीं रहे हैं, धीरे धीरे बाद में होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कंपलसरी है कि 6 माह के भीतर चुनाव होना चाहिए। अब जो सरपंच का कार्यकाल, नए सरपंच का कार्यकाल कितना होगा? मान लीजिए 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 2 वर्ष बाद किसी सरपंच ने पद खाली कर दिया, या तो मान लीजिए त्यागपत्र दे दिया होगा, या मृत्यु है, किसी भी कारण से यदि 2 वर्ष बाद सरपंच का पद खाली होता है और दोबारा चुनाव होते हैं, तो नए सरपंच का कार्यकाल जो शेष समय बचेगा, कितना समय, जो भी शेष समय 2, 3 साल, 2.5 साल, जितना भी शेष समय बचेगा उतने समय के लिए ही है, 5 साल के लिए नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है, चुनाव 6 माह के भीतर होना जरूरी है, और यदि किसी कारण से पद खाली होता है तो नए जो चुनाव होने हैं वो 6 माह के भीतर होने चाहिए, और नए चुनाव में जो सदस्य चुनकर आएगा उसका कार्यकाल शेष समय के लिए होगा, न कि 5 वर्ष के लिए होगा। ये होता है इसका कार्यकाल। एक इसमें एज होती है, आयु। आयु का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसके जितने भी पद होते हैं उनकी सभी पदों की आयु 21 वर्ष है, मिनिमम एज 21 वर्ष है। अगला यही चलेगा इसमें। तो चलो अगले बात कर लें। ई तक हो गया, एफ की बात कर लें। 243 एफ, इसमें देर का निर्योग्यताओं की बातें। इनकी योग्यताएं की बात नहीं की है, निर्योग्यताएं की बात की है, यानी किस किस कारण से ये सदस्य नहीं बनेंगे, इनके बातें देर की है। एक तो इसमें देर की है कि इसमें आयु 21 वर्ष है। बाकी जो पद है जैसे सांसद विधायक का है उसमें आयु 25 वर्ष है। तो इस आधार पर किसी व्यक्ति को निर्योग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु 25 वर्ष नहीं हुई है, क्योंकि इसकी आयु कितनी है? 21 वर्ष। सरपंच 21 वर्ष के व्यक्ति सरपंच बन सकता है, प्रधान बन सकता है, जिला प्रमुख बन सकता है, सदस्य बन सकता है, पंच बन सकता है सॉरी उप सरपंच बन सकता है। यानी एज कितनी है? 21 वर्ष। वोटर की आयु 18 वर्ष होती है। मतदान की आयु, यानी वोटर होता है उसकी आयु तो 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डालने के योग्य हो जाता है। उसके बाद में 21 वर्ष का होने पर वो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत इनका सदस्य बनने की आयु है।
यानी इसकी ये निर्योग्यता इस आधार पर नहीं घोषित किया जा सकता कि ये 25 वर्ष का नहीं हुआ है, 21 वर्ष का व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। और कौन सी निर्योग्यताएं हो सकती हैं, ये राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड करेगा कि और कौन सी निर्योग्यता इसमें जोड़ना चाहिए। स्थानीय विधानमंडल होते हैं वो इसमें जोड़ सकते हैं, विधानसभा या विधान परिषद या विधानमंडल, इसमें कौन कौन सी निर्योग्यताएं हैं वो जोड़ी जा सकती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्योग्यताएं जोड़ दी जाती हैं। कई बार इसमें साक्षरता की बात कर ली जाती है। पिछले दिनों राजस्थान में रूल था कि 8वीं और 10वीं पास व्यक्ति ही इनमें सदस्य बन सकता है, जो कि अब हटा दिया गया है। दो से ज़्यादा संतान होने पर इसमें प्रतिबंध लगा हुआ है, इसमें कुछ छूट भी दे रखी है। और शौचालय होना कंपलसरी है राजस्थान में। इस प्रकार से इसमें राज्यों की विधानमंडल है उनके द्वारा अलग अलग निर्योग्यताएं जोड़ी जा सकती है। जी में क्या दे रखा है, जी में दे रखा है इनके अधिकार और शक्तियां, प्राधिकार, शक्तियां, ये क्या है, कार्य। 243 जी में अधिकार, शक्तियां, इनके बारे में वर्णन किया गया है। इसमें इनके पास में 29 विषय दिए हुए हैं। कितने विषय दे रखे हैं, 29 विषय 11वीं अनुसूची में जोड़ रखा है। 11वीं अनुसूची में जुड़ा हुआ है कि 29 विषयों में से राज्य सरकारें जो जो विषय इन पंचायतों को देंगी उनके ऊपर ये अपना अधिकार और शक्तियां लगा सकते हैं, ये कार्य कर सकता है। किसके द्वारा, अनुच्छेद 243 जी के द्वारा। 29 विषय सौंपे गए हैं, 11वीं अनुसूची में इनका लिस्ट दे रखी है। इनकी लिस्ट की बात करें तो 11वीं अनुसूची आप देख सकते हो। ग्यारहवीं अनुसूची में इनका लिस्ट दे रखा है। ये 10वीं अनुसूची है, ये 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय दे रखे हैं। कृषि है, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है, और भूमि विकास है, लघु सिंचाई है, पशुपालन, डेयरी है, मत्स्य उद्योग है, सामाजिक वानिकी है, लघुवन उपज है, और इससे संबंधित हैं खाद्य ग्रामोद्योग हैं, ग्रामीण आवास हैं, पेयजल है, ईंधन चारा है, सड़कें, पुल हैं, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण है, जिनके विद्युत वितरण भी शामिल है, ये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, गरीबी उन्मूलन है। इस प्रकार से शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रौढ़ औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं, बाजार मेले हैं, स्वास्थ्य हैं, परिवार कल्याण है, महिला में बाल विकास है, समाज कल्याण है, दुर्बल वर्ग और विशिष्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित बातें हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है या सामुदायिक अस्तित्वों का अनुरक्षण है। यानी ये बेयर एक्ट में दे रखी है पूरी लिस्ट, आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। पूरा याद करना जरूरी नहीं है, एक बार दो बार देख लोगे तो इसमें क्वेश्चन आएगा तो आप देख लोगे कि ये नहीं होगा उसमें। अगला 243 एच के अंतर्गत इसमें कुछ टैक्सों के लगाने की बातें कर रखी हैं कि ये अपना वित्तीय व्यवस्था करने के लिए कुछ पद कर हैं, जैसे टोल टैक्स लगा सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें दे रखी हैं। 243 एच में टैक्स के बारे में बातें कर रखी हैं। दो 243 आई में राज्य वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था कर रखी है। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के गठन की बातें कर रखी है। राज्य वित्त आयोग, इसमें क्या किया जाता है कि 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिस प्रकार से राज्यों को ये वित्तीय व्यवस्था संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्तर पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, उसी प्रकार से राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाएगा 5 वर्ष के लिए, जो ये सिफारिश करेगा कि इनकी जो धन की व्यवस्था कैसे होगी, पंचायतों और इस स्थानीय शासन की जो इकाइयां हैं इनके लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, इनका गठन के बारे में सिफारिश करेगा। किस प्रकार से ये टैक्स कोई लगाने की व्यवस्था हो, और केंद्र के द्वारा और ये राज्यों के द्वारा
संचित निधि से इसको अनुदान देने की व्यवस्था हो, इनकी सिफारिश ये राज्य वित्त आयोग करता है। जे में क्या होता है 243 जे, जो भी इनको बोलते हैं ऑडिट करना, खातों का अंकेक्षण करना। अंकेक्षण किस प्रकार से किया जाता है? जो भी पंचायतों के खाते अकाउंट्स होते हैं उनकी जांच राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर नियम बनाकर करवाते रहते हैं, यानी इनकी समय समय पर जांच करवाई जाएगी। 243 के, आई और के दोनों मोस्ट हैं इसमें। आई तो है राज्य वित्त आयोग और के में है राज्य चुनाव आयोग। कई बार पूछ लिया जाता है, आई में वित्त आयोग है और के में ये राज्य चुनाव आयोग है। इसका गठन किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोजित करवाने के लिए। इसका जो राज्य चुनाव आयुक्त होगा, मुख्य होगा राज्य चुनाव आयुक्त, जिसका नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? इसकी राज्यपाल के द्वारा। और यदि इसको हटाना हो, हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की प्रक्रिया यह है कि जिस प्रकार से संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जिस प्रकार से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है संसद के द्वारा, उसी प्रक्रिया के तहत इसको हटाया जा सकता है, अन्यथा इसको नहीं हटाया जा सकता। किसको? राज्य चुनाव आयुक्त को ना। अब इसमें एल के अंतर्गत आता है यूनियन टेरिटरीज में लागू करना, कि जो राज्य हैं उनमें तो लागू है ही है, यूनियन टेरिटरीज में भी लागू किया जा सकता है। इनके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा इनको संविधान, इसको कुछ संशोधित करके या अपवाद स्वरूप लगा हटा करके इनको राज्य, ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भी लागू किया जा सकता है। उसके बाद में आता है 243 एम। दो 243 एम में देर का है, ये तो कुछ क्षेत्रों में लागू करना और ये कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं करना। कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें लागू नहीं किया जा सकता? जैसे इधर आपका नागालैंड है, ये मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर का कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, ये बंगाल का जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये जो जनजातीय अपने जो पंचायतें बना रखी हैं उसके तहत। और उसके बाद में इसमें एक पेशा एक्ट और है, इस पेशा एक्ट के तहत इन क्षेत्रों में लागू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश, ये राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी करके। पेशा एक्ट की हम अलग से क्लास बनाएंगे। पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज 1960, ये 1996 के तहत दिलीप सिंह भूरिया समिति के द्वारा इसको लागू किया गया था। एन की बात कर ले। एन में देर का है कि कुछ जो विधियां और पंचायतें पहले से ही लागू चल रही हैं, कुछ राज्यों में बना रखे हैं कानून, और जो पंचायतें बना रखी हैं उनका क्या होगा, तो वो 1 वर्ष तक बनी रह सकती हैं जब तक राज्य सरकारें उनको हटाना नहीं चाहिए। 1 वर्ष के बाद में तो इनको लागू करना ही पड़ेगा। अगला एक मोस्ट है इसमें, ओ 243 ओ है, वो मोस्ट है। वो ये है कि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायालय हस्तक्षेप किस में नहीं कर सकता?
न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक तो इसका परिसीमन होता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। परिसीमन के द्वारा परिसीमन बनाया जाता है, यानी कि कौन सा क्षेत्र कितनी दूर तक होगा, इसके परिसीमन में इसके द्वारा हस्तक्षेप न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाएगा। ये दिया हुआ है आर्टिकल 243 में। आज की क्लास में इतना ही, और जो भी बातें हम रह गई हैं वो अगली क्लासों में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।